बोली भाषा अलग हो सकती है, लेकिन भारत के सभी आदिवासी नेचर को, प्रकृति को अपना सब कुछ मानते हैं। ये हमारे बीच में एक कॉमन बात है कि हम प्रकृति पूजक लोग हैं। हम मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते, हम किसी चीज में विश्वास नहीं रखते। भारत के 801 जातियों की बात कह रहा हूं कि हमारे बीच में समान बात कौन सी है कि हम लोग प्रकृति को अपना पूजक मानते हैं, प्रकृति पूजक लोग हैं। हम नेचर को अपना सब कुछ मानते हैं। इस वजह से हम पूरे भारत के आदिवासी, जिनको शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है। दूसरी बात कौन सी है? टेरिटोरियल पोजीशन, मतलब जिनका हजारों साल से जल जंगल जमीन के ऊपर मालिकाना अधिकार है, तो ये पूरे भारत में 801 जातियों में आपको देखने को मिलेगा। हमारे कल्चर एक है, हमारी संस्कृति एक है पूरे देश भर में। इस वजह से हम सब लोगों को 801 जातियों को आदिवासी कहा गया। लेकिन दुख की बात यह है कि 80 के दशक में जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत से जब जिनेवा गए, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि भारत में आदिवासी नहीं है। और जितने भी नेता जिनेवा जाते हैं या यूनो में जाते हैं, जब यूनो की मीटिंग होती है, कार्यक्रम होते हैं, तब सब लोग यही कहते हैं कि भारत में आदिवासी नहीं है। अगर यूनो में अगर ये रिकॉग्नाइज होता कि भारत में आदिवासी निवास करते हैं, तो जो ग्लोबल इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी मतलब जागतिक अर्थव्यवस्था, तो उस जागतिक अर्थव्यवस्था में हम आदिवासियों को रिप्रेजेंटेशन मिलता है, प्रतिनिधित्व मिलता है। साथियों, 26 जनवरी 1950 का पहले का अगर इतिहास हम लोग देखें, तो 26 जनवरी 1950 के पहले हम लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, शस्त्र रखने का अधिकार नहीं था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये शेड्यूल कास्ट को नहीं था, अछूतों को नहीं था, हम लोगों को भी नहीं था। यहाँ पर बैठे हुए कितने लोगों के दादा परदादा 1950 के पहले डॉक्टर, वकील, इंजीनियर थे? कोई बताएगा? कितने लोग ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट थे? कोई बताएगा? कितने लोग उस वक्त आईसीएस चलता था, अभी आईएएस है। आईसीएस अंग्रेज काल में था, इंडियन सिविल सर्विस, अभी आईएएस बना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। कितने लोग थे आईसीएस उस वक्त? कोई नहीं थे। क्यों? शिक्षा का अधिकार नहीं था। जो आरएसएस हम लोगों को वनवासी बनाने में लगी हुई है, वो 1925 में निर्माण हुई। तो हम लोगों को ज्ञानी बनाने के लिए आरएसएस ने कितने स्कूलें हमारे एरिया में खोली? कोई खोले क्या स्कूलें? जिस कांग्रेस ने आदिवासी के बदौलत 55 साल इस देश पर राज किया, क्या उस कांग्रेस ने भी कोई स्कूलें, हमारे बच्चों को पढ़ाई ठीक से मिलनी चाहिए, इसके लिए कोई प्रयास किया? आज बीजेपी 22 साल से राज कर रही है देश के ऊपर, 22 साल हो गए बीजेपी को। क्या बीजेपी ने कोई प्रयास किया? नहीं किया। चलो, ये तो दुश्मनों के संगठन है, ये तो दुश्मनों की पार्टी है। चलो, झामुमो की बात लेते हैं। क्या झामुमो ने भी ऐसा कोई प्रयास कर रही है? हेमंत सोरेन जी जिस एरिया के है ना, उस एरिया में रोड भी ठीक से नहीं। कितनी हैरानी वाली बात है, उस एरिया में उन्होंने कोई स्कूल नहीं निकाली है। कितनी हैरानी वाली बात है। ये तो गुरुजी की जब मृत्यु हुई, तो देश भर के जो नेता आए, तब उन्होंने वो काम शुरू किया रोड का। आप लोग जो देखोगे, आप लोगों को कुछ बातें मेरी कड़वी लगेगी, कुछ बातें आपको गलत लग सकती है। जब मैंने इसका इतिहास निकाला कि दुश्मनों ने तो नहीं निर्माण किए स्कूल कॉलेज, लेकिन हमारे नेताओं ने भी क्यों नहीं निर्माण किए? क्योंकि वो भी चाहते नहीं कि आप लोग जानकार बने, जागरूक बने। अगर वो उनके मन में डर है, अगर ये लोग जागरूक बन गए, ये लोग जानकार बन गए, तो ये लोग नेता बन जाएंगे। उनको डर है। अगर ये लोग जागरूक बन गए, शिक्षित बन गए, अच्छी शिक्षा इस समाज को मिली, जानकारी मिली, और ये लोग अगर जागरूक बन गए, तो ये दूसरों को राजा नहीं बनाएंगे, खुद राजा बनने की सोचेंगे। और इस वजह से
हमारे भी लोग हमारे क्षेत्र में कोई स्कूल निर्माण नहीं करना चाहते, हमारे समाज को जानकार बनाना नहीं चाहते, तो हम अपेक्षाएं किससे रखें? क्या दुश्मन हमारी समस्याओं का समाधान करने वाला है? नहीं है। और जिनको हम अपना नेता मानते हैं वो भी लोग समस्या का समाधान करने के लिए तैयार नहीं है। इस झारखंड का इतिहास रहा है मुख्यमंत्री आदिवासी, लेकिन सबसे ज्यादा समस्या झारखंड में है। इस झारखंड में 44 प्रकार के धातु है। अकेला झारखंड पूरे देश को संभाल सकता है। झारखंड से यूरेनियम जाता है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, ट्रेन, पेट्रोल से चलती है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, डीजल, ट्रेन डीजल से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है अभी, बराबर है या नहीं? फ्लाइट कैसे चलता है? फ्लाइट में पेट्रोल डीजल नहीं लगता, वहां पे यूरेनियम लगता है। क्या लगता है? यूरेनियम। और वो यूरेनियम झारखंड से जाता है। क्या हमारे आदिवासी समाज को फ्लाइट में बैठने का मौका मिला, विमान में बैठने का मौका मिला? साला हमारे क्षेत्र से यूरेनियम जा रहा है, लेकिन उसकी रॉयल्टी भी हमको नहीं मिल रही है। कितनी बड़ी बात है, हैरानी की बात है, रॉयल्टी नहीं मिल रही। तो साथियों, 26 जनवरी 1950 के पहले हमें शिक्षा का अधिकार नहीं था, नौकरी का अधिकार नहीं था, राजा बनने का अधिकार नहीं था। 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ। संविधान में टोटल आर्टिकल 395 लिखी गई और 395 आर्टिकल में से 69 आर्टिकल 69 आर्टिकल हम आदिवासियों के समर्थन में लिखी। जिस आदिवासियों को 50 के पहले शिक्षा का अधिकार नहीं था, आर्टिकल 21 335 के अंतर्गत हमें शिक्षा मिली। जिस समाज को नौकरी का अधिकार नहीं था, 15/4 16/4 में नौकरी मिली। जिस समाज में राजा बनने का अधिकार नहीं था, आर्टिकल 330 और 332 के अंतर्गत हम विधायक और सांसद चुनकर भेजते। आर्टिकल 324 में पार्टी बनाने का अधिकार, 325 में कैंडिडेट खड़ा करने का अधिकार। जिस समाज को बोलने का अधिकार नहीं था, संगठन बनाने का अधिकार नहीं था, लोगों को जगाने का अधिकार नहीं था, देश भर में भ्रमण करने का अधिकार नहीं था, यह अधिकार फंडामेंटल राइट्स में, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में आर्टिकल 19 में हम लोगों को मिला। कौन सा अधिकार मिला? संगठन बनाने का, शांतपूर्ण तरीके से सभा लेने का। यह आर्टिकल 19 के द्वारा हम लोग बोल रहे हैं। सम्मेलन लेने का, सभा लेने का, बोलने का, घूमने का, फिरने का, यह आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने का अधिकार मिला। जो बात आपको बताई जा रही है, संविधान में शेड्यूल कास्ट, ओबीसी और माइनॉरिटी और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को स्पेशल बजट नहीं है। आदिवासियों को स्पेशल बजट आर्टिकल 275 में। लेकिन जो स्पेशल बजट आदिवासियों के लिए तैयार किया जाता है हर साल, वो आदिवासियों के विकास एवं कल्याण के ऊपर खर्चा नहीं होता, बल्कि इस देश के पूंजीपतियों को दिया जाता है। बजट आदिवासियों का स्पेशल बजट। एक होता है देश का बजट, जिसमें आदिवासी इन्वॉल्व है। अब भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ है। 140 करोड़ लोगों के लिए एक बजट बनता है, और दूसरा एक स्पेशल बजट आर्टिकल 275 में आदिवासियों के लिए बनता है। तो इसका मतलब 2 बजट हो गए आदिवासियों के लिए। वो स्पेशल बजट आदिवासियों के किसी भी कल्याण पर खर्चा नहीं करते, कोई भी सरकार नहीं करती, और वो बजट पूंजीपतियों को बांटा जाता है। आदिवासी विकास मंत्री कौन होता है? आदिवासी होता है, उसके ही सिग्नेचर से बजट बांटा जाता है। तो क्या उसको चिंता है आदिवासियों की? नहीं है। जो बात आप लोगों को बताई जा रही है। साथियों, संविधान में बहुत सारे मौलिक अधिकार है, सबके लिए है, भारत के समस्त नागरिकों के लिए। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस जाति में, जिस कौम में, जिस समाज में बाबा साहब पैदा हुए, उस जाति, कौम और समाज को जो अधिकार नहीं दिया, उससे मौलिक अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने आदिवासियों को दिया, और उस अधिकार का नाम है आर्टिकल 244A। आर्टिकल 244 में क्या अधिकार है? आर्टिकल 244(1) में 5वीं अनुसूची,
स्वायत्त शासन, सेल्फ गवर्नेंस, हमारा स्वायत्त शासन होगा। आर्टिकल 244(2) में मालकियत का अधिकार, सेल्फ ओनरशिप, हम इस देश के मालिक है। बोलने से नहीं, संविधान में लिखा हुआ है, ऐसे ही थोड़ी हवा में बोलते। इस देश में 36 राज्य है, उनमें से 10 राज्य अनुसूची 5 में है। आपका आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, आपका झारखंड है, ओडिशा है, आपका राजस्थान है, गुजरात है, और उत्तर भारत का हिमाचल प्रदेश है। ऐसे 10 राज्य है जो अनुसूची 5 में है। 86 जिले हैं पूरे भारत में अनुसूची 5 में, जो शेड्यूल एरिया में, जहां पर स्वायत्त शासन लागू होगा। इस झारखंड में 24 जिले हैं, 50% जिले शेड्यूल एरिया में है, 13-14 जिले शेड्यूल एरिया में। जहां पर मीटिंग चल रही है, ये भी जिला शेड्यूल एरिया में। और शेड्यूल एरिया क्या कहता है? अनुसूची 5 क्या कहती है? आदिवासियों का स्वायत्त शासन होगा। जैसे भारत सरकार एक है, उसी प्रकार से आदिवासियों की एक सरकार होगी, उसे कहते हैं स्वायत्त शासन, ऑटोनॉमस गवर्नमेंट, ऑटोनॉमस गवर्नेंस। इतना मौलिक अधिकार है। अब ये स्वायत्त शासन क्या है? तो भारत सरकार से हम लोगों को 1 रुपया मांगने की जरूरत नहीं है। आदिवासी अपना राज खुद चला सकता है, उसे कहते हैं स्वायत्त शासन। मतलब भारत सरकार को रुपया मांगने की जरूरत नहीं है, भारत सरकार को नौकरी मांगने की जरूरत नहीं है, भारत सरकार को रोजगार मांगने की जरूरत नहीं है। तो आदिवासी ये खुद निर्माण कर सकता है। स्वायत्त शासन में लिखा हुआ है। स्वायत्त शासन में धारा 3 में लिखा हुआ है प्रशासन का अधिकार। प्रशासन का अधिकार कैसे होगा? तो इस जिला का कलेक्टर 1 होगा, लेकिन सीओ 2 होंगे। एक सीओ जनरल के लिए होगा, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इसके लिए एक सीओ होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो आईएएस होता है। और दूसरा जो सीओ होगा वो आदिवासी होगा, और केवल मात्र आदिवासी मतलब शेड्यूल एरिया का होगा। जिला परिषद में 2 टेबल होंगे, एक जनरल का होगा और एक ट्राइबल का होगा। ये है प्रशासन, धारा 3 में लिखा हुआ है। जैसे भारत सरकार की एक यंत्रणा है देश को चलाने के लिए, एवरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट, जितने भी लोकतांत्रिक संस्था है ना, चाहे वो जिला परिषद हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे आरोग्य विभाग हो मतलब हेल्थ विभाग, स्वास्थ्य विभाग, चाहे कृषि विभाग हो, ये देश की यंत्रणा है, भारत सरकार की यंत्रणा है। तो स्वायत्त शासन जब निर्माण होगा तो आदिवासी भी स्वास्थ्य विभाग का निर्माण करेगा, कृषि विभाग का निर्माण करेगा, शिक्षा का निर्माण करेगा। तो जब निर्माण करेगा तो वहां पर जो एम्प्लॉय होगा, कर्मचारी होगा, वो आदिवासी होगा। हमें भारत सरकार की नौकरी की जरूरत है क्या? नहीं है। लेकिन इस देश में 5वीं अनुसूची 26 जनवरी 1950 से लागू है, अमल में अभी तक नहीं है, किसी भी राज्य में नहीं है। धारा 4(1) में लिखा हुआ है, बहुत खास बात बता रहा हूं धारा 4(1) की, कि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री या इस देश का प्रधानमंत्री शेड्यूल एरिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। किसी भी राज्य की विधानसभा और देश की लोकसभा जहां पर हम कैंडिडेट चुनकर भेजते हैं, वो शेड्यूल एरिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो धारा 4 में लिखा हुआ है, ये प्रशासन कौन संभालेगा? तो राज्य का गवर्नेंस और देश का प्रेसिडेंट, जिसको हम राष्ट्रपति कहते हैं, जिसको हम राज्यपाल कहते हैं। राज्य में राज्यपाल होता है, देश में राष्ट्रपति होता है, जिसको राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं, प्रेसिडेंट कहते हैं। प्रधानमंत्री को प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट कहते हैं। तो राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधीन होगा ये स्वायत्त शासन, किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के अधीन नहीं होगा। धारा 4(2) में लिखा हुआ है, जो बात आपको मैं बता रहा हूं कि ये प्रशासन कौन चलाएगा? 2 लोग चलाएंगे, एक
शेड्यूल एरिया में गांव गांव में आदिवासी पंचायत होगी। नंबर 2, आदिवासी जनजाति सलाहकार परिषद होगी, TAC कहते हैं उसको, ट्राइबल एडवाइजरी कमिटी, जनजाति सलाहकार परिषद। और ये 2 लोग प्रशासन चलाएंगे। इतना मौलिक अधिकार है। धारा 5(2) में लिखा हुआ है कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकते। ये बातें कहां से आई संविधान में? CNT-SPT एक्ट से आई। ये बातें कहां से आई? हमारे महापुरुषों के आंदोलन से आई। चाहे वो सिद्धू कान्हू जी हो, चाहे वो बिरसा मुंडा जी हो, चाहे जितने भी महापुरुष हमारे समाज में पैदा हुए, उन महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाए, हमारे महापुरुषों के आंदोलन 2 ही वजह से हुए। एक, जिन लोगों ने जल जंगल जमीन को खत्म करने का प्रयास किया, उनके विरोध में हमारे महापुरुषों ने आंदोलन चलाया। और नंबर 2, जिन्होंने हमारी कला, सभ्यता, संस्कृति और अस्तित्व और पहचान मिटाने की कोशिश की, उनके विरोध में हमारे महापुरुषों ने आंदोलन चलाए। 2 ही वजह से हमारे समाज में महापुरुषों ने दुश्मनों के विरोध में आंदोलन चलाए। जो बातें आपको बता रहे, हमारे महापुरुषों का आंदोलन दीकू लोगों के विरोध में था। हम लोग कहते हैं ना, तो अंग्रेज दीकू थे क्या? नहीं थे। दीकू कौन लोग थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य थे दीकू। अच्छा, अंग्रेजों को संथाली आती थी क्या? नहीं आती थी। अंग्रेजों को गोंडी आती थी क्या? नहीं आती थी। अंग्रेजों को भिलोरी आती थी क्या? नहीं आती थी। जब अंग्रेजों की भाषा हमको नहीं समझ रही, हमारी भाषा अंग्रेजों को नहीं समझ रही, लड़ाई कैसे हुई? है ना सोचने वाली बात। जब आदिवासियों की भाषा अंग्रेजों को नहीं समझ रही और अंग्रेजों की अंग्रेजी हमारे लोगों को नहीं समझ रही, हमारे कौन से महापुरुष ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट थे? बताइए तो एक आदि महापुरुष का नाम। जयपाल सिंह मुंडा जी और कार्तिक उरांव जी को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई महापुरुष हमारे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट थे क्या? फॉरेन एजुकेशन लिए हुए थे क्या? हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन लिए हुए थे क्या? नहीं थे। तो हमारे लोगों को अंग्रेजी कहां से आएगी? जो हमारे लोगों का आंदोलन दीकू लोगों के विरोध में था, दीकू लोगों को अंग्रेजी आती थी क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग थे, उनको शिक्षा का अधिकार था, हमको शिक्षा का अधिकार नहीं था। उन लोगों ने गलत इंटरप्रिटेशन अंग्रेजों के सामने किया कि ये जो लोग हैं आपकी हुकूमत को मानने के लिए तैयार नहीं है, और कुछ अन्य बातें बताई होगी, और उस आधार पर दीकू लोग साइड में रहे और अंग्रेज और हमारे लोगों से टकराए। इस बात को हमें समझना, जो बातें बताई जा तो CNT-SPT एक्ट में भी यही अधिकार है। मौलिक अधिकार कौन सा? कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकते, ये मौलिक अधिकार है। लेकिन जब बीजेपी की सरकार झारखंड में थी, रघुवर दास जब झारखंड का मुख्यमंत्री था, उन्होंने अमेंडमेंट, याद आ रहा है सीन, अमेंडमेंट किया। अमेंडमेंट मतलब होता है संशोधन, और आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी खरीदो, ये संविधान में लिखा हुआ है। जो बातें आपको बताई जाए, संविधान में 5वीं अनुसूची में आदिवासी पंचायत को पावर दिया है। 5वीं अनुसूची अभी तक अमल में नहीं लाई। 94 में उन्होंने पेशा एक्ट लाया, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, गांव देहात का एक्ट है। 5वीं अनुसूची कहती है आदिवासी पंचायत को पावर होगा, पेशा एक्ट कहता है ग्राम सभा को पावर होगा। तो ग्राम सभा में सिर्फ आदिवासी ही रहते क्या? SC भी रहते, OBC भी रहते, मतलब सब लोग आ गए उसमें। 5वीं अनुसूची कहती है स्वायत्त शासन, मतलब निर्माण होगा आदिवासियों का। पेशा थोड़ी स्वायत्त शासन निर्माण करता है, एक खास बात बता रहा। पेशा एक्ट में उन्होंने 100% रिजर्वेशन आदिवासियों को दिया, हमारे आदिवासी खुश हो गए। अमल में है नहीं, पेशा एक्ट भी नहीं है, लेकिन हमारे लोग खुश हैं, 100% रिजर्वेशन। तो गांव देहात का कानून है पेशा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। 5वीं अनुसूची जिला का मामला है। तो पेशा एक्ट में जब 100% रिजर्वेशन लागू होता तो गांव में कौन सा IAS होता है? होता है क्या? हाँ, IPS होता है, तहसीलदार होता है, BDO होता है गांव का। गांव में कौन होता है? चपरासी होता है, टीचर होता है, पटवारी होता है। ये क्या क्लास 1 अधिकारी है क्या? पेशा एक्ट से क्लास 4 और क्लास 3 के लोग तैयार होंगे।
5वीं अनुसूची से IAS IPS तैयार होंगे। 5वीं अनुसूची से हम लोग राजा बनेंगे। 5वीं अनुसूची ये पूरा हाथी है। पेशा एक्ट सिर्फ हाथी की पूंछ है, तो हमारे हाथ में पूंछ पकड़ा दी और उसी में हमारे लोग खुश है। और वो लोग क्या कहते हैं आदिवासियों को, 5वीं अनुसूची अमल में लाने के लिए हमने पेशा एक्ट बनाया। जो बात है आपको, तो हमने कहा ठीक है भाई, आपने 5वीं अनुसूची को अमल में लाने के लिए पेशा एक्ट बनाया, चलो आपके बात को हम लोग मानते हैं, लेकिन कम से कम पेशा एक्ट तो भी 100% अमल में लाओ। नहीं ला रहे। महाराष्ट्र में हम लोगों ने आंदोलन किया, लोगों को जगाए, आंदोलन किए, अभी पेशा एक्ट के अंतर्गत जगह भरना शुरू हो गया। इधर निकली क्या वैकेंसी पेशा एक्ट को लेकर झारखंड में? नहीं। महाराष्ट्र में अभी जगह भरना शुरू की। जब हम लोगों ने पत्र व्यवहार किए सरकार के साथ में, जब आंदोलन हम लोगों ने किए, तो अभी पेशा एक्ट के अंतर्गत वैकेंसी निकल रही है। कम से कम वो तो लागू करो, वो भी नहीं कर रहे हैं। इतने मौलिक अधिकार संविधान में है, 5वीं अनुसूची में स्वायत्त शासन। अगर मैं कह रहा हूं कि भारत सरकार से 1 रुपया आदिवासियों को मांगने की जरूरत नहीं है, तो बगैर पैसों से तो राज्य निर्माण नहीं कर सकते ना आप लोग। राज्य प्रस्तावित करने के लिए पैसा चाहिए या नहीं? फिर पैसा कहाँ से आएगा? अगर भारत सरकार से 1 रुपया नहीं लेना है तो पैसा आएगा कहाँ से? तो बाबा साहब आम्बेडकर ने 6वीं अनुसूची बनाई है आर्टिकल 244(2) में, और उसमें अधिकार दिया सेल्फ ओनरशिप, मालकियत का अधिकार। पैसा कहां से आएगा? 5वीं अनुसूची अमल में लाने के लिए, स्वायत्त शासन निर्माण करने के लिए पैसा आएगा 6वीं अनुसूची से। और 6वीं अनुसूची में अधिकार दिया मालकियत का अधिकार, और पहली लाइन लिखी, जल जंगल जमीन का मालक आदिवासी होगा। ये लाइन लिखी। जिस क्षेत्र में आदिवासी निवास करते हैं उन 90 प्रकार के धातु है। सोने है, चांदी है, हीरे है, ज्वार है, मोती है, ग्रेनाइट, मैग्नाइट, प्रोटेनियम, यूरेनियम, बक्साइट, चांदी, लोहा, तांबा, कोयला, ये धातु है। ऐसे उन 90 प्रकार के धातु है, और उस धातु की कीमत वर्तमान में 90,000 लाख करोड़ है। कितना? 90,000 लाख करोड़। यहाँ पर पढ़े लिखे नौजवान आप लोग दिख रहे हैं, 90,000 लाख करोड़ में जीरो कितने लगते हैं? सिर्फ वो लगाइए। मैं नहीं लगा पाया, मैं भी पीजी पढ़ा हुआ हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। इतने का मालक आदिवासी। और संविधान कहता है कि ये धातु किसी राज्य का मुख्यमंत्री या देश का प्रधानमंत्री नहीं निकाल सकता। अगर सरकार को ये धातु निकालना है तो सरकार को 2 लोगों की परमिशन लेनी होगी, एक जनजाति सलाहकार परिषद और एक आदिवासी पंचायत। जनजाति सलाहकार परिषद का चेयरमैन आदिवासी होगा। 1/4 जो आप विधायक चुनकर भेजते हो वो जनजाति सलाहकार परिषद में रहती है। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, उस राज्य में जनजाति सलाहकार परिषद का चेयरमैन गैर आदिवासी है। राजस्थान का मुख्यमंत्री है चेयरमैन। आपके झारखंड में हेमंत सोरेन जी है, अब आदिवासी है। चलो, राजस्थान का गैर आदिवासी है। संविधान में ये लिखा हुआ नहीं है कि उस राज्य का जो मुख्यमंत्री होगा वही जनजाति सलाहकार परिषद का चेयरमैन होगा, ऐसा कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। लेकिन रिक्वायरमेंट है आदिवासी ही चेयरमैन होना चाहिए। है चेयरमैन सोरेन साहब, लेकिन अमल में नहीं ला रहे। जो आपको बता रहे हैं 90,000 लाख करोड़ का मालक आदिवासी। अगर ये 2 लोगों ने सरकार को परमिशन दी, जनजाति सलाहकार परिषद और आदिवासी पंचायत ने अगर परमिशन दी साथियों, तो सरकार धातु निकाल सकती है, लेकिन सरकार को रॉयल्टी देनी होगी। अब 90,000 लाख करोड़ के धातु और उसकी रॉयल्टी अरबों खरबों में जाएगी। वो रॉयल्टी जब मिलेगी तो वो रॉयल्टी भारत सरकार के किसी भी बैंक में जमा नहीं होगी, तो वो रॉयल्टी जमा होगी
आदिवासियों की एक सेपरेट बैंक होगी जो शेड्यूल एरिया के हर जिला में होगी। उसका नाम है डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, उसका नाम है डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल। और ये हर जिला में बैंक होगी। उस बैंक में वो रॉयल्टी जमा होगी, अरबों खरबों की रॉयल्टी जमा होगी। अगर हमें सिर्फ रॉयल्टी भी मिली तो मैं हर भाषणों में कहता हूं कि इस देश का पूंजीपति टाटा बिरला मफतलाल अंबानी नहीं होगा, तो इस देश का पूंजीपति आदिवासी होगा। इतने का मालक आदिवासी है, लाचार बना हुआ है, गरीबी में जी रहा है, लाचारी में जी रहा है। हमारे समाज में राजे पैदा हुए, हम राजे रजवाड़ों की वंशज है। हमारे समाज में महापुरुष पैदा हुए। इस देश में किसी भी कौम में जितनी लड़ाइयां नहीं लड़ी होगी, आदिवासियों ने 1250 लड़ाइयां लड़ी। कितनी? 1250 लड़ाइयां आदिवासियों ने लड़ी, और खुद के बलबूते पर लड़ी, और किसी के सामने झुके नहीं। ना धिकू लोगों के सामने झुके, ना मोगलों के सामने झुके, ना अंग्रेजों के सामने हम सरेंडर नहीं हुए। आदिवासियों का इतिहास है, हम लोग सरेंडर नहीं हुए हैं। और जो लोग सरेंडर होते हैं, मैं तो कहता हूं उसका डीएनए टेस्ट करना चाहिए कि सही में वो आदिवासी है या नहीं, क्योंकि हमारा इतिहास है, हम किसी के सामने सरेंडर नहीं हुए। जो बात आपको बताई जाए साथियों, हमारे एरिया में कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकती। जो बिस्लरी बॉटल पीते हो ना पानी की, वो भी नहीं बेच सकते। कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकती। लेकिन आज सर्रास प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं। कानून में लिखा हुआ है कि अगर प्रोडक्ट भी बेचना है तो आपको 2 लोगों की परमिशन लेनी होगी, एक जनजातीय सलाहकार परिषद और आदिवासी पंचायत। अगर इन 2 लोगों ने परमिशन दी तो उस कंपनी के ऊपर टैक्स लगेगा, और वो टैक्स भी आपको डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल में जमा करना होगा। और जब रॉयल्टी आएगी और टैक्स आएगा, उस आधार पर उन पैसों से फिर आदिवासी अपना स्वायत्त शासन निर्माण करेगा। इतना मौलिक अधिकार है। हमें भारत सरकार से रुपया मांगने की जरूरत नहीं है, किसी राज्य सरकार को रुपया मांगने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए जैसे देश के लिए सेपरेट बजट है, हमारे लिए सेपरेट बजट है। मतलब हमारी एक अलग सरकार है या नहीं, वो अधीन रहेगी भारत सरकार की। जैसे यूनिवर्सिटी होती है वो ऑटोनॉमस होती है, स्वायत्त होती है। सीबीआई जो होता है ना, सीबीआई वो ऑटोनॉमस है, स्वायत्त है, वो किसी के अधीन नहीं होती। चुनाव आयोग ऑटोनॉमस है, वो किसी के अधीन नहीं रहे। उसी प्रकार से आदिवासी भले ये भारत सरकार के अधीन रहेगी, लेकिन ये सेपरेट होगी, ऑटोनॉमस होगी। जो बात आपको बताई जा रही, इतने मौलिक अधिकार है। साथियों, संविधान में एक आर्टिकल लिखी गई, जो बात आपको बताई जा रही कि हम आदिवासियों में 801 जातियां हैं पूरे देश भर में। अब इन जातियों को अधिकार देना है। किसी एक जाति को एक जाति आदिवासी नहीं है, ध्यान रखिए। और आदिवासी नाम की कोई जाति नहीं है, ये भी ध्यान रखिए। दूसरा, आदिवासी नाम की कोई जाति नहीं है, कोई एक जाति आदिवासी नहीं है, 801 जातियां हैं। अब इन जातियों को अधिकार देना है तो अधिकार कैसे देना होगा? तो उन जातियों का शेड्यूल बनाना पड़ेगा ना। एक कॉन्स्टिट्यूशनली लैंग्वेज की एक ड्राफ्ट होती है, संवैधानिक भाषा अलग होती है। ये जो मैं भाषण दे रहा हूँ ये संवैधानिक भाषा नहीं है, ये देहाती भाषा है, हिंदी में बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। जब कोर्ट में कोई पिटीशन जब दाखिल होती है तो उनकी ड्राफ्ट अलग होती है। वकील जो ड्राफ्ट तैयार करता है उसकी लैंग्वेज अलग होती है, उसकी भाषा अलग होती है। तो संवैधानिक अधिकार हम लोगों को मिलने थे। 801 जातियां है तो संविधान निर्माताओं के सामने सवाल खड़ा हुआ, अब 801 जातियों को अधिकार कैसे देंगे? तो इसलिए 801 जातियों को उन्होंने शेड्यूल में लाया और आर्टिकल 342 हमारे लिए बनाई। कितने? आर्टिकल 342, और उसको नाम दिया शेड्यूल ट्राइब।
और 801 जातियों को शेड्यूल ट्राइब के लिस्ट में डाला गया और उसकी व्याख्या बनाई। क्या व्याख्या बनाई? जो शिक्षा से पिछड़ा है, इनको आदिवासी कहा जाएगा। व्याख्या बनाई, जो शिक्षा से पिछड़ा है, जो सामाजिक पिछड़ा है, जिनमें ट्राइबल ट्रेड है मतलब कबीलाई गुण है, जिनमें डिस्टिंक्ट कल्चर है मतलब हमारी कला सभ्यता संस्कृति अन्य समूहों से भिन्न है, और जिनमें टेरिटोरियल पोजीशन है, हजारों साल से जल जंगल जमीन के ऊपर जिनका मालिकाना अधिकार है, ऐसे समूहों को आदिवासी कहा गया। ऐसे समूहों को शेड्यूल ट्राइब कहा गया और उनकी लिस्ट बनाई गई। कास्ट इन इंडिया आप लोग पढ़ लीजिए। और उस लिस्ट में कुर्मी शामिल नहीं है। बहुत खास बात बता रहा हूं, बस आखिरी पॉइंट आपको समझाना चाहता हूं क्योंकि ये मेरी तीसरी मीटिंग है आज। उस लिस्ट में कुर्मी शामिल नहीं है। कुर्मी काय में शामिल है? तो जब मंडल आयोग गठित हुआ बीपी मंडल मधेपुरा के बिहार के, तो उस मंडल आयोग ने जो 3743 जातियां ढूंढकर लाई उसमें कुर्मी है, जिनको ओबीसी कहा गया, जिनको पिछड़ा वर्ग कहा गया। कुर्मी लोग कहते हैं अंग्रेज काल में ट्राइब के लिस्ट में हम लोग शामिल थे। बाबा साहब आम्बेडकर दो बातें कही। पहली बात, कुछ ऐसी जातियां हैं जो ट्राइब नहीं है फिर भी उनको लिस्ट में शामिल किया गया है, तो उनको हटाया जाए। बाबा साहब का स्टेटमेंट था। नंबर दूसरा, कुछ ऐसी जातियां है, दूसरा स्टेटमेंट, कुछ ऐसी जातियां है जो ट्राइब है लेकिन लिस्ट में नहीं आई। जो बात आपको बताई जा रही, तो कुर्मी जो है, चाहे वो बंगाल का कुर्मी हो, जिनको कुर्मी कहा जाता है, जिनको महतो कहा जाता है, वो बंगाल का हो चाहे ओडिशा का हो। अब झारखंड के कुर्मी क्या कह रहे हैं कि ओडिशा के और बंगाल के कुर्मी अलग है, हम अलग है। बंगाल के कुर्मी बंगाली बोलते हैं, ओडिशा के कुर्मी उड़िया बोलते हैं, महाराष्ट्र के कुर्मी मराठी बोलते हैं। छत्रपति शाहू महाराज का नाम सुना आपने? कुर्मी जाति के थे, ओबीसी थे। उत्तर प्रदेश में कुर्मी है, ओबीसी में। अब मौलिक बात आपके सामने, ये षड्यंत्र जो देश में खास करके राजा झारखंड में चल रहा है, अब इसको समझना बहुत जरूरी है और आप लोग शांत तरीके से इस मुद्दे को समझना जरूरी है। जो बात आपके सामने रखी जाएगी। साथियों, हम लोगों को आरक्षण मिलता है, हम लोगों को रिजर्वेशन मिलता है, उसी प्रकार से कुर्मियों को भी आरक्षण मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है। कुर्मियों को 27% रिजर्वेशन मिलता है। झारखंड में आदिवासियों को 26% रिजर्वेशन मिलता है। कौन सा रिजर्वेशन मिलता है? शिक्षा में रिजर्वेशन मिलता है, नौकरी में रिजर्वेशन मिलता है। जब कुर्मियों को 27% रिजर्वेशन मिल रहे हैं और झारखंड में आदिवासियों को 26% रिजर्वेशन मिल रहा है, तो सवाल खड़ा होता है कि 27 ज्यादा होते या 26 ज्यादा होते? कितने ज्यादा होते? 27। तो 27 वाले लोग 26 में क्यों आना चाहते? सवाल खड़ा हुआ कि जिनको 27 मिल रहा है रिजर्वेशन, आरक्षण, वो 26 में क्यों आना चाहते? नंबर 1, कुर्मियों को भी शिक्षा में आरक्षण मिल रहा है, नौकरी में आरक्षण मिल रहा है, 27% मिल रहा है, वो आखिरकार आदिवासी के लिस्ट में क्यों आना चाहते? लिस्ट में डालने से कोई आदिवासी नहीं बनता है। ध्यान रखो, मैंने क्या कहा? आदिवासी कैसे निर्माण होता है? पैदा होना पड़ता है, जन्मजात होना पड़ता है, उसको आदिवासी कहा जाएगा। कोई भी आएगा अहरा गहरा नत्तू खैरा और कहेगा मैं आदिवासी हूँ, ऐसा नहीं है मामला। समझे क्या? उस जाति में, उस समाज में, उस टोटम में पैदा होना पड़ता है, उस संस्कृति में जन्म लेना पड़ता है। तो उनको भी, कुर्मियों को भी रिजर्वेशन आरक्षण मिलता है शिक्षा में, नौकरी में। फिर आखिरकार वो आदिवासी के लिस्ट में क्यों आना चाहते हैं? इस षड्यंत्रों को समझना बहुत जरूरी है। तो कुर्मियों के जो नेता है, जो विधायक है,
जो सांसद है या नहीं? उनके दिमाग में एक बात आई, कुर्मियों के नेताओं के दिमाग में एक बात आई। कौन सी बात आई? एससी और एसटी को एक मौलिक अधिकार है। कौन सा? रिजर्वेशन इन एजुकेशन, रिजर्वेशन इन सर्विसेज, मतलब शिक्षा का आरक्षण, नौकरी का आरक्षण। और साथ में एससी एसटी को एक और आरक्षण मिला है, उसका नाम है रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स, जो ओबीसी को नहीं है। तो कुर्मियों के जहन में जो नेता है ना, उनके दिमाग में ये बात आई कि अगर हम शेड्यूल ट्राइब के लिस्ट में जाएंगे तो हम आदिवासी बन जाएंगे और हमें फिर रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स का अधिकार मिलेगा। जैसे 28 विधायक आदिवासियों के चुनकर जाते हैं, अगर वो आदिवासी के लिस्ट में आ गए तो फिर कुर्मियों को भी विधानसभा की टिकट रिजर्व सीट से मिलेगी। वो पंचायत में मिलेगी, जिला पंचायत में मिलेगी, विधानसभा में मिलेगी और लोकसभा में मिलेगी। ऐसा वो लोग सोच रहे हैं। और ये सिर्फ पॉलिटिकली रिजर्वेशन के लिए ही ये सारा हंगामा कुर्मियों का चल रहा है, जो वो बोल नहीं रहे। नहीं तो रिजर्वेशन तो उनको भी मिल रहा है ना, 27% मिल रहा है ना, शिक्षा में मिल रहा है, नौकरी में मिल रहा है। जब मिल रहा है तो आने की क्या जरूरत है? ये सिर्फ पॉलिटिकली रिजर्वेशन का मामला है। और पॉलिटिकली रिजर्वेशन के समर्थन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं थे और हम भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकली रिजर्वेशन की वजह से ही हमारा सत्यानाश हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में जो पुनः पैक्ट हुआ, बाबा साहब सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे। ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है? आदिवासी कैंडिडेट होगा, आदिवासी वोटर होगा। अब है क्या ऐसी व्यवस्था? नहीं है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट गांधी ने खत्म कर दिया 21 दिन का आमरण उपोषण करके, और गांधी जी ने ज्वाइंट इलेक्टोरेट लाया। और ज्वाइंट इलेक्टोरेट में रिजर्व सीट आदिवासियों के लिए होती है, लेकिन वोट देने का अधिकार एससी को होता है, ओबीसी को होता है, माइनॉरिटी को होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को भी होता है। तो रिजर्व सीट से आदिवासियों के 10, 15, 20 कैंडिडेट खड़े होते या नहीं? अलग अलग पार्टियों से निर्दलीय होते या नहीं? तो हमारा वोट डिवाइड हो जाता है। और फिर चुनकर कौन आता है? जिनके समर्थन में ओबीसी, मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट के लोग खड़े हो जाते हैं, वो कैंडिडेट चुनकर आता है। जिनके समर्थन में ब्राह्मण खड़ा होता है, वो कैंडिडेट चुनकर आता है। मामला खेल समझ में आ रहा है? इसलिए लड़ झगड़ने वाला व्यक्ति, आंदोलन चलाने वाला व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति रिजर्व सीट से जीतकर क्यों नहीं आता है? ये कारण है ज्वाइंट इलेक्टोरेट। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, मैं नहीं कह रहा, बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में सिर्फ 10 साल का करार हुआ था। तो 10 साल बाद तो ये पॉलिटिकली रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए था। खत्म नहीं हुआ। वो हर 10 साल बाद, कोई मांग नहीं करता है, हर 10 साल बाद वो पॉलिटिकली रिजर्वेशन बढ़ाते हैं। और पेपर और टीवी पर क्या आता है? 10 साल के लिए और रिजर्वेशन बढ़ाया गया। कौन सा बढ़ाया गया? ये छापते नहीं। रिजर्वेशन तो ये फंडामेंटल राइट्स है, वो 10 साल का मामला है ही नहीं। कौन सा रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट्स है? रिजर्वेशन इन एजुकेशन, रिजर्वेशन इन सर्विसेज, ये फंडामेंटल राइट्स है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये फंडामेंटल राइट्स है। ये मुख्यमंत्री क्या, विधायक क्या, सांसद क्या, लोकसभा क्या, विधानसभा क्या, राष्ट्रपति क्या, फंडामेंटल राइट्स को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। औकात नहीं किसी नहीं है। तभी तो डंके की चोट पर हम लोग बोलते हैं, माइक पर बोलते, हजारों लाखों लोगों में बोलते, किसी भी प्रकार की कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई डर नहीं। क्यों? फंडामेंटल राइट्स हमको दिए और उसको छेड़खानी करने का अधिकार किसी के पास नहीं। संविधान में, पूरे संविधान में वो अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में संशोधन भी करने का अधिकार रखा गया नहीं। तो जैसे आदिवासियों में इस पॉलिटिकली रिजर्वेशन की वजह से दलाल और भड़वे पैदा हुए, उसी प्रकार से दलाल और भड़वे कुर्मियों में पैदा हुए। खेल समझ में आ रहा है? मैं कुर्मियों के भी बीच में जाने वाला, जो बातें कह रहा हूं, जिस आवाज में कह रहा हूं, वही आवाज में उनको समझाने वाला। गिरिडीह में हमारी मीटिंग हुई, गिरिडीह जिला में छात्रावास में मीटिंग हुई।
अभी पूरा प्लान हमारा बन रहा है, जो बातें आपको बताई जा रही। 24 जिलों में सबसे पहले धरना प्रदर्शन होगा इस मुद्दे को लेकर। दूसरा, रैली प्रदर्शन होगा। तीसरा, 28 विधायक है हमारे, और मुझे जानकारी मिली कि हेमंत सोरेन जी ने और कुछ विधायकों ने प्रस्ताव पारित करके भेज दिया है कि कुर्मियों का आदिवासियों में दिया जाए। बात सही है क्या? ऐसी कुछ बात आप लोगों के कानों पर आई है? आई है? तो हम लोगों ने प्लान बनाया। तीसरा चरण का आंदोलन कौन सा होगा? जितने भी हमारे विधायक है ना 28, उनके घरों के सामने घंटा बजाओ आंदोलन चलाएंगे। कौन सा आंदोलन? अगर घंटा बजाने से अगर उनके कान सीधे नहीं हुए तो फिर उनको भी बजाया जाएगा। अगर वो चाहते हैं नेपाल सरीका झारखंड में भी हो, तो हम चाहते तो नहीं, तो पहले घंटा बजाएंगे। घंटा बजाने से अगर वो उनको समझ में नहीं आया तो समय आए तो उनको भी बजाएंगे। ये तीसरा चरण होगा। और चौथा चरण होगा झारखंड बंद। पूरी तैयारी झारखंड में हम लोग करेंगे 24 जिलाओं में। कोई भी अहरा गहरा नत्थु खैरा आएगा और कहेगा मैं ट्राइब हूँ, आज कुर्मी कहेगा, कोई और कहेगा, यही काम धंधा हमारे पास बचा हुआ है क्या? हाँ, अगर हमने 28 विधायक चुनकर झारखंड से भेजे विधानसभा में, काय के लिए भेजे? कि जो भी हमारे समाज के ऊपर समस्या आती है उसका समाधान करे। प्रतिनिधि काय के लिए होता है? समाज की समस्याओं का समाधान के लिए होता है। वो समस्या का समाधान नहीं कर रहे, जनता को रोड पर आना पड़ रहा है। इसका मतलब जिनको आप अपने जाति के, अपने समाज के प्रतिनिधि मानते हैं, वो हमारे जाति और समाज के प्रतिनिधि नहीं है। तो वो पार्टी और हाईकमांड के गुलाम है, अपनी टिकट बचाने में लगे हुए हैं। परिवार तंत्र राजनीति में निर्माण हुआ है। अगर किसी परिवार का एक सांसद बन जाता है तो उसका बेटा विधायक बनता है, पोता जिला परिषद का अध्यक्ष बनता है, और हम लोग ये चटाई बिछाने में रहते, झंडे उठाने में रहते, डंडे उठाने में रहते, उनकी जय जयकार करने में रहते। 500 रुपये रोजी में, 200 रुपये, 300 रुपये में कैसे कल्याण होगा? साथियों, कुछ बातें समझ में आ रही? अभी हमें जागरूक होने की जरूरत है। अभी जनरेशन अल्फा चल रही है। जनरेशन जेड ने नेपाल में परिवर्तन लाया है, जेनजी ने। जनरेशन जी ने परिवर्तन लाया। अभी अल्फा चल रही है। अब कंप्यूटराइज दुनिया चल रही है। ये युग जो चल रहा है ये कलयुग नहीं है। आप लोगों को क्या बताया? सतयुग, कलयुग, यही बताया ना। ये कलयुग नहीं है, ये कंप्यूटराइज युग है। इस देश में 98% आदिवासियों को कंप्यूटर, एंड्रॉयड मोबाइल समझ में नहीं आता। ईमानदारी से हाथ ऊपर करके बताइए, यहां पर जितने लोग हैं, ईमानदारी से बताना। अगर मैंने कोई सवाल पूछा तो उसका जवाब देना चाहिए। ईमानदारी से हाथ ऊपर करके बताइए, कितने लोगों को कंप्यूटर आता है? आपको आता है? कुछ बहुत। कंप्यूटर समझ में आता है? कंप्यूटर आने वाले लोगों को हाथ ऊपर करने के लिए बोला। आता नहीं है, इसलिए मैं आने वाले लोगों की बात कह रहा हूँ। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? कितने लोगों को आता है? कंप्यूटर आता है? नहीं सर, नहीं आता है। एंड्रॉइड मोबाइल हमारे लोगों को ठीक से समझ में नहीं आता। अभी एआई आ गया है, एआई का जमाना है। एआई का जमाने का मतलब पता है? बिरसा मुंडा का जो फोटो है ना, तो उनको भी चलते हुए दिखाएंगे एआई। इतना लोग चांद पर चले गए, हम इधर ही है। जिस समाज में 98% लोगों को कंप्यूटर, एंड्रॉइड मोबाइल समझ में नहीं आता, उस देश में मशीन पर चुनाव हो रहा है। क्या समझ में आएगा हम लोगों को? कुछ आ रहा है मशीन के बारे में, ईवीएम के बारे में कुछ समझ में आ रहा है? जब कंप्यूटर और एंड्रॉइड समझ में नहीं आ रहा है, जो मोबाइल 24 घंटे हमारे पास रहता है, उसके ही फंक्शनिंग समझ में नहीं आता है, हैक हो जाता है, कोई फोन करता है, पैसे निकाल लेता है अकाउंट में से, वही समझ में नहीं आ रहा है। इतना फ्रॉड देश भर में चल रहा है, साइबर फ्रॉड चल रहा है। 98% आदिवासियों को कंप्यूटर और एंड्रॉइड मोबाइल समझ में नहीं आ रहा है। उस देश में मशीन के ऊपर चुनाव हो रहा है।
साथियों, वो लोग कुर्मियों में और हम लोगों के बीच में झगड़ा लगाना चाहते हैं। यही झगड़ा महाराष्ट्र में चल रहा है, धनगर और आदिवासियों का। जो आपके तरफ चल रहा है कुर्मी और 32 जातीय आदिवासी, उधर महाराष्ट्र में धनगर वर्सेस 47 जातीय आदिवासी चल रहा है आंदोलन महाराष्ट्र में। धनगर बीजेएनटी में आती है, 3.5% उनको, उनकी संख्या है, 3.5% उनको रिजर्वेशन मिलता है। जब उनको रिजर्वेशन मिल रहा है तो वो आदिवासी में रिजर्वेशन की मांग क्यों कर रहे हैं? पॉलिटिकली रिजर्वेशन। इसलिए साथियों, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन हम लोगों ने निकाला। जो दुश्मन हैं, जिनकी संख्या कम है 3.5%, अल्पसंख्य है, विदेशी है, ये जो ब्राह्मण है उनकी संख्या 3.5% है, वो विदेशी है। कोई आंदोलन उसने नहीं चलाया आरक्षण के लिए, 10% दे दिया। कोई ब्राह्मण रास्ते पर उतरा क्या आरक्षण के लिए? 10% दे दिया, बगैर मांगे दे दिया। और हमारे कुर्मी भाई चिल्ला रहे हैं आदिवासियों पर, उनका तरीका गलत है। वो पॉलिटिकली रिजर्वेशन के लिए, कुर्मियों को समझ में नहीं आ रहा है, उनके नेताओं को समझ में आ रहा है कि वो पॉलिटिकली रिजर्वेशन के लिए ये कर रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकली रिजर्वेशन से आदिवासियों का ही सत्यानाश हुआ है, उनका भी होगा। तो इसीलिए साथियों, हम लोगों ने इस पर मार्ग निकाला। कौन सा मार्ग निकाला? जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस देश में, झारखंड में जाति आधारित गिनती करो और संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन बहाल करो। हम 100% रिजर्वेशन के समर्थन में। 100% मतलब जिसकी जितनी संख्या होगी उसको उतना रिजर्वेशन देना चाहिए। झारखंड जब बना तब 70% आदिवासी थे, आज रिकॉर्ड में बता रहे 26% आदिवासी है। अगर जाति आधारित गिनती होगी तो आदिवासी का भी आंकड़ा बाहर आएगा, कुर्मियों का भी आंकड़ा बाहर आएगा, ब्राह्मणों का भी आंकड़ा बाहर आएगा। जब आंकड़ा बाहर आएगा तो हमारी संख्या के अनुपात में हम लोगों को रिजर्वेशन देना होगा, शिक्षा में, नौकरी में। ये मामला है। जैसे हमने सर को फोन करके बताया, क्या बताया कि हम 2 लोग आ रहे हैं तो हमारे खाने की व्यवस्था कीजिए। आंकड़ा मालूम होगा तभी तो खाना बनेगा। गिनती क्यों चाहिए? आंकड़ा मालूम होगा तब तो घर की महिला खाना बनाएगी, कितने लोग खाने वाले हैं। जैसे समाज में कोई कार्यक्रम होता है और हम लोग कार्यक्रम में खाना बनाते हैं या नहीं? किसी के शादी में खाना बनता है या नहीं? तो खाना बनाने वाले को बताना पड़ता है ना कितने लोग रहेंगे, हाँ? बताना पड़ता है या नहीं? 500 रहेंगे, 1000 रहेंगे। भले आप अंदाजा बताते हो, लेकिन बताना पड़ता है तभी तो वो खाना बनाएगा। तो इस देश में हमारा विकास एवं कल्याण कब होगा? जब जाति आधारित गिनती होगी। अंग्रेज काल में जाति आधारित गिनती हुई और आखिरी की गिनती 1931 की है। उसके बाद में भारत में कोई जाति आधारित गिनती नहीं हुई। ये वही आंकड़ा तब से चलते आ रहा है कि भारत में 7.5% आदिवासी है, 7.5% आदिवासी है। अगर जाति आधारित गिनती होगी तो ये आंकड़ा 10-11% तक पहुंच सकता है। कैसे? 1931 का आंकड़ा 7.5% आदिवासी, 52% ओबीसी, 15% शेड्यूल कास्ट। ये कब का आंकड़ा है? 1931। तब पाकिस्तान बना था क्या? बांग्लादेश बना था क्या? अब पाकिस्तान बना 47 में, बांग्लादेश बना 70 के दशक में। बनाया नहीं तो 20% मुसलमान तो पाकिस्तान बांग्लादेश में चले गए। तो भारत में 100% में से 20 चले गए, रहे कितने? 80% रहे ना। अब 80 की अगर आपको आंकड़ेवारी निकालना है तो क्या करना होगा? 80 को 100 बनाना पड़ेगा ना। आंकड़ा कैसे निकालोगे? 100 बनाओगे तभी ना आंकड़ा निकालोगे। तो जब 80 का 100 बनेगा तो खींचा जाएगा ना मामला। तो आज भारत में आदिवासी ये 11% हो सकता है और आज भारत में आदिवासियों की संख्या 16 करोड़ हो सकती है। तो झारखंड की भी गिनती होगी तो झारखंड में भी आंकड़ा बाहर आएगा, करीबन 70-75% आदिवासियों का आंकड़ा आएगा। तो झारखंड में, राज्य में उनको कितना आरक्षण देना पड़ेगा? जितना आंकड़ा आएगा उतना देना पड़ेगा। जो बातें आपको बताई। साथियों, आज हमारी किसी भी समस्या का अगर समाधान नहीं हो रहा है तो उसका मौलिक कारण यह है कि
इस देश का शासक आदिवासी नहीं है। हम इस देश के मूल निवासी है, भूमि के मालक है, इस देश के मालक है, सब कुछ है, लेकिन शासक लोग हम लोग नहीं हैं। देश को चलाने की यंत्रणा है, 4 पिलर होते हैं, विधेय पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रचार प्रसार पालिका। इस पर देश खड़ा है पूरा भारत। विधेय पालिका में जहाँ आप विधायक और सांसद चुनकर भेजते हैं, वो विधेय पालिका में जाते हैं। इनका क्या काम है? इनका काम है कानून बनाना। हमारा थम्स अप भी होगा ना विधायक, थम्स अप समझ में आता है, अंगूठा छाप, तो भी उसको संविधान ने अधिकार दिया है कानून बनाने का, जनता के हित एवं कल्याण के लिए। 2.5-3 लाख वोटर का एक विधायक होता है, 15 लाख वोटर का एक सांसद होता है। 15 लाख लोग दिल्ली में नहीं जाकर बैठ सकते, 2.5-3 लाख लोग रांची के विधानसभा में जाकर नहीं बैठ सकते, इसलिए प्रतिनिधि भेजते हैं कि जाओ हमारे हित की बात करो। तो कानून बनाने का अधिकार है। ये विधेय पालिका 3.5% ब्राह्मणों की 5 राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां है। कांग्रेस ब्राह्मणों की 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस बनी। चैटर्जी, बैनर्जी, मुखर्जी बंगाल के ब्राह्मण और आगरकर, गोखले, तिलक महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने मिलकर कांग्रेस बनाई। उस कांग्रेस में केशव बड़ीराम हेडगेवार नाम का ब्राह्मण काम करता था। वो तब विदर्भ का, नागपुर एरिया को विदर्भ कहते हैं महाराष्ट्र में, उस विदर्भ का कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी था। उसने आरएसएस बनाई 1925 में। इसका मतलब कांग्रेस ने ही आरएसएस बनाई। उस आरएसएस में आपके लगा हुआ बंगाल है, उस बंगाल का श्यामा प्रसाद मुखर्जी आरएसएस में काम करता था, प्रचारक था, जिम्मेदार व्यक्ति था। उसने 1951 में जनसंघ बनाया। उसी जनसंघ का रूपांतरण 70 के दशक में मोरारजी देसाई ने जनता पार्टी बनाई। पहले जनसंघ नाम था, फिर जनता पार्टी नाम हुई, और जनता पार्टी का रूपांतरण 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी ब्राह्मणों ने, मोरारजी देसाई भी ब्राह्मण था, अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी, इन 2 ब्राह्मणों ने 1980 में नामकरण किया भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। तीसरा है सीपीआई, ये भी ब्राह्मणों ने बनाई। सीपीएम, ये भी ब्राह्मणों का। तृणमूल कांग्रेस, ये भी ब्राह्मण। 3.5% ब्राह्मणों की 5 राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। 7.5% आदिवासी, एक भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं। 15% शेड्यूल कास्ट, एक भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं। 52% ओबीसी, एक भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं। 10.5% सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, मुसलमान, एक भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं। 3.5% ब्राह्मण, 5 राष्ट्रीय स्तर की पार्टी। विधेय पालिका कानून बनाने की पालिका। जिनको आप अपने दल समझते हो क्षेत्रीय दल बन गए, और जिनको आप अपने नेता समझते हैं जाति के नेता बना दिए। हेमंत सोरेन जी संथालों के नेता, शरद पवार मराठों के नेता, प्रकाश आंबेडकर, रामदास आठवले महारों के नेता, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव यादवों के नेता, चिराग पासवान के नेता, सोनिया गांधी देश की नेता, राहुल गांधी देश की नेता, अमित शाह देश का नेता, अडवाणी देश का नेता, हमारे जाति के नेता। खेल को समझना होगा। विधेय पालिका उनके लिए समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है। दूसरा, कार्यपालिका, यहाँ पर जो कानून पास होते हैं कार्यपालिका में आते हैं, और कार्यपालिका में आईएएस अधिकारी होते हैं अमल करने के लिए। एग्जीक्यूटिव कमेटी बोलती है इसको कार्यपालिका। 72% आईएएस ब्राह्मणों के। जाति आधारित गिनती क्यों नहीं करते? कितने परसेंट है उनके? 72%। 3.5% ब्राह्मणों के 72% शासन प्रशासन में अगर जाति आधारित गिनती होगी तो लोगों को पता चलेगा कि हमारी नौकरियां किसने चुराई। तो पता चलेगा ब्राह्मणों ने चुराई, ब्राह्मणों ने हमको बहुत बेवकूफ बनाया। जब मंडल का आंदोलन चला तो ब्राह्मणों ने लोगों को भ्रमित किया और रथ यात्रा चलाई। राम लल्ला आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तो लोग मंदिर के पीछे लग गए।
अब वो पाकिस्तान का भी नाम लेंगे तो भी लोग अभी भड़कने वाले नहीं है। वो मुसलमानों को टारगेट करेंगे तो भी लोग भड़कने वाले नहीं है। अब वो हिंदू का नाम लेंगे तो भी भड़कने वाले नहीं है। और ना वो राम मंदिर का भी नाम लेंगे तो भी वो लोग अभी भड़कने वाले नहीं है, क्योंकि लोगों को अभी ब्राह्मणों का षड्यंत्र पता चला है और इसीलिए वो जाति आधारित गिनती नहीं कर रहे हैं। 50 में संविधान लागू हुआ, 51 में किसी ने तो भी पहली में एडमिशन लिया होगा अधिकार मिलने के बाद। 12 साल बाद 12वीं पास हुआ 1963 में। ग्रेजुएशन के 3 साल प्लस कर दो, 1966 में ग्रेजुएट हुआ हमारे समाज का कोई तो भी पहला आदमी संविधान के बाद। पीजी के 2 साल प्लस कर दो तो 1968 में हमारे कोई तो भी आदमी पोस्ट ग्रेजुएट हुआ। मतलब 70 के दशक में पहली पीढ़ी पढ़कर बाहर आई हमारे समाज की। तो 70 के दशक तक जब जगह निकलती थी तब ब्राह्मण लोग क्या कहते थे? कैंडिडेट नॉट अवेलेबल। क्या कहते थे? कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है नौकरी के लिए, क्योंकि हमारे लोग पढ़े लिखे ही नहीं थे। और जब लोग पढ़ लिख कर बाहर आए, आज हमारे समाज में ग्रेजुएट की कमी है क्या? पोस्ट ग्रेजुएट की कमी है क्या? 10वीं 12वीं की कमी है क्या? आज जगह निकलती है, वैकेंसी निकलती है, आज क्या कहते हैं? कैंडिडेट अवेलेबल। कैंडिडेट अवेलेबल है, उपलब्ध है, बट दोज अवेलेबल आर नॉट सुटेबल। जो उपलब्ध है वो लायक नहीं है। इसका मतलब वो हमको नालायक कह रहे हैं। कार्यपालिका बताया 3.5% ब्राह्मणों की 72% रिजर्वेशन। भारत में 7.5% आदिवासी है, सिर्फ 4.3% आरक्षण हमको अभी तक मिला है 77 साल में। ओबीसी 52% है, 5.2% रिजर्वेशन उनको मिला है। और सिख ईसाई बुद्धिस्ट मुसलमान, जिन मुसलमानों के विरोध में हमको लड़ाते हैं, वो 10.5% है और अभी तक शासन प्रशासन में 1.5% है। जो बात आपको बताई जा रही है, मतलब कार्यपालिका उनके नियंत्रण में चली गई, देश चलाने के लिए। तीसरा पिलर है न्यायपालिका। सुप्रीम कोर्ट के 98% जज ब्राह्मण है, हाई कोर्ट के 600 जजेस होते हैं, उनमें से 582 जज ब्राह्मण है, 18 जज एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। और भारत के इतिहास में आदिवासी का हाई कोर्ट का अभी तक जज नहीं बना है। सुप्रीम कोर्ट का कहाँ से बना? तीसरा भी पिलर उनके नियंत्रण में चला गया। और चौथा पिलर है मीडिया। मीडिया के 4 प्रकार होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारे टीवी चैनल ब्राह्मण बने होते। प्रिंट मीडिया में सारे पेपर उनके। ट्रेडिशनल मीडिया में जिनको आप महाराज समझते हो, चाहे वो आसाराम बापू हो, नित्यानंद महाराज हो या बागेश्वर धाम हो, ये सारे महाराज उनके। ये ट्रेडिशनल मीडिया में आता है, आप लोग महाराज कहते हो। चौथा है वोकल मीडिया। वोकल मीडिया मतलब जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और राष्ट्रीय आदिवासी शेड्यूल एरिया संघर्ष समिति का मैं प्रचारक हूँ, उसी प्रकार से ब्राह्मणों के लाखों प्रचारक है, देश भर में घूम रहे हैं। और हम आदिवासियों को साथियों वनवासी बनाने की बात कह रहे हैं, हिंदू बनाने की बात कह रहे हैं, आदिवासियों में झगड़ा लगाने की बात कह रहे हैं। इस बात को हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। साथियों, आदिवासी जब तक आदिवासी रहेगा तब तक वो जमीन छीन नहीं सकते। आदिवासी जब तक शेड्यूल एरिया जीवित रहेगा तब तक वो हमारी जल जंगल जमीन छीन नहीं सकते। इसीलिए आदिवासियों को पहचान खत्म करने के लिए साथियों वो हिंदू बनाने का कार्यक्रम कर रहे हैं, वनवासी बनाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। और दूसरा, शेड्यूल एरिया को नॉन शेड्यूल एरिया बनाने के लिए वो पुनर्वसन के नाम पर आदिवासियों को विस्थापित कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपका जिला शेड्यूल एरिया में है, अगर आपको विस्थापित अगर किया गया और नॉन शेड्यूल एरिया में आपको डाला गया तो ये शेड्यूल एरिया नॉन शेड्यूल एरिया बन जाएगा। आप लोग यहाँ पर रहेंगे नहीं तो यहाँ पे कौन सा उत्खनन हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको पता चलेगा। ये षड्यंत्र इस देश में चल रहा है। अगर हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो साथियों उसका कारण इस देश का शासक है जो विदेशी है और 3.5% अल्पसंख्य ब्राह्मण है। किसी भी देश में अल्पसंख्य लोग बहुसंख्य लोगों के ऊपर राज नहीं कर सकते, लेकिन भारत में अगर अल्पसंख्य लोग बहुसंख्य लोगों के ऊपर राज कर रहे हैं, उसके 2 कारण हैं। नंबर 1 विभाजन और दूसरा नंबर 2 अज्ञानता। आज ब्राह्मणों ने इतना विभाजन हमारे बीच में किया, वर्ण व्यवस्था बनाई,
जाति व्यवस्था बनाई, स्त्री दासता लाई, अछूत लाया, आदिवासियों का अधिकरण किया, धर्म सुरक्षित किया। ये विभाजन है, इस विभाजन से हम लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे और अज्ञानता से उनका साथियों षड्यंत्र समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हम लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। हमारा कोई भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और ये जो अभी कुर्मियों के विरोध में जो आंदोलन चल रहा है, तो कुर्मियों के विरोध में आंदोलन कहना गलत बात है। ये आंदोलन, ये समस्या सरकार ने निर्माण की है, तो हमारा आंदोलन किसके विरोध में होना चाहिए? हाँ? भारत में कोई भी कहेगा ना हम आदिवासी हैं, देना नहीं देना किसके हाथ में होता है? सरकार। लेकिन झारखंड में क्या चल रहा है? कुर्मियों के विरोध में आंदोलन। कुर्मियों के, अरे भाई कुर्मी हमारी थोड़ी समस्या है, वो तो 2 मिनट में निपट जाएंगे। कुर्मी हमारी समस्या है क्या? देने वाले कौन है? सरकार है। तो आपका आंदोलन किसके विरोध में होना चाहिए? सरकार। मैं जो बोल रहा हूँ वो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? अगर कुर्मियों के विरोध में होगा तो कुर्मी और हमारा टकराव होगा। जब कुर्मियों का और हमारा टकराव होगा तो कौन आएगी बीच में? पुलिस आएगी। पुलिस को कौन भेजेगा? सरकार भेजेगा। मतलब झगड़ा भी सरकार लगाएगी और पिटाई भी कौन करेगी? इतने तो चूके हम आए तो नहीं, इतने बेवकूफ हम लोग तो नहीं। साला झगड़ा भी वही लगाएगी, पिटाई भी वही करेगी। संवैधानिक तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे। आप लोगों का जहाँ जहाँ संपर्क होगा, जहाँ जहाँ नेटवर्क होगा, जहाँ जहाँ आपके मित्र मंडली रहते होंगे, सगा संबंधी रहते होंगे, रिश्तेदार रहते होंगे, सब लोगों को साथियों आप लोगों ने ये मैसेज देना चाहिए। हम लोग पूरे झारखंड में अभी तैयारी कर रहे हैं और संवैधानिक तरीके से हमारा आंदोलन होगा। एक खून भी नहीं बहेगा और कोई लाठी भी नहीं चलाएंगे। 19 साल से काम कर रहे, एक भी लाठी अभी तक ना मैंने खाई और जो हमने आंदोलन किए उनको भी नहीं खाने दी। और समस्या का समाधान भी हम लोगों ने किया। कल खूंटी जिला के हेडक्वार्टर में कार्यक्रम है। 5000 से ज़्यादा आदिवासी लोग वहाँ पर आ रहे हैं और मुझे भी उन्होंने आमंत्रित किया है और मुझे भी आधा घंटा बोलने का समय वो लोग देने वाले हैं। जो बातें आप लोगों के सामने रखी वही बातें मैं कल उधर बोलने वाला। पढ़ता है तो टेक, नहीं तो राम टेक। तो इसलिए साथियों हमारी समस्या का समाधान न होने का कारण कौन है? ब्राह्मण है, कुर्मी नहीं है। वो तो कोई भी चिल्लाते रहेगा ना। इसलिए तो ऐरा गहरा नत्थु गहरा शब्द बोला मैंने। हमारी किसी भी समस्या का अगर समाधान नहीं हो रहा है उसका कारण है इस देश का शासक ब्राह्मण। इसलिए दोस्त की भी पहचान होनी चाहिए और दुश्मन की भी पहचान होनी चाहिए। लड़ाई दोस्तों में नहीं होती है, लड़ाई किसके साथ होती है? दुश्मनों के साथ होती है। और अब समय आ चुका है दुश्मनों के साथ में लड़ाई लड़ने का। नहीं तो उनका काम है झगड़ा लगाने का। वो तो हिंदू मुसलमान करते ही रहते ताकि हम इधर झगड़ते रहे, लेकिन हमारे अंदर राजा बनने की सोच निर्माण ना हो। अगर हम इस देश के भूमि के मालक हैं, इस देश के मूल निवासी लोग हैं, हम लोग राजा बन सकते हैं। अगर 3.5% ब्राह्मण अगर देश पर राज कर सकता है तो 7.5% आदिवासी क्यों नहीं कर सकता? बेशर्त है हमारे समाज को तैयार करने की, जगाने की, उनको जोड़ने की और उनको संगठित शक्ति निर्माण करने की। तो अलग अलग रहकर लड़ाई लड़ेंगे तो हमारी पिटाई होगी। हमें मिलजुल कर लड़ाई लड़नी है और कोई भी जिला सिंगल एक्शन नहीं लेगा तो हमें पूरे झारखंड में एक ही एक्शन होगी। धरना प्रदर्शन 24 जिला में होगा, रैली प्रदर्शन एक ही दिन 24 जिला में होगा। ऐसा नहीं आज यहाँ पर होगा फिर कल वहां पर होगा, परसों ये एक ही दिन में। और घंटा बजाओ आंदोलन वो भी एक ही दिन में होगा। अगर ये 3 आंदोलन से सरकार सीधी नहीं हो रही है, झारखंड बंद करेंगे और ये करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी रात हुई, शायद कुछ लोगों ने खाना भी नहीं खाया होगा, हमने भी नहीं खाया, लेकिन आप लोगों ने बहुत देर तक हमारा इंतज़ार किया और हमारी वजह से आपको बहुत समय तक वेट करना पड़ा, इसलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और आप लोगों ने हमारी बात ध्यान से सुनी, इसलिए सबका आभार, धन्यवाद। जय जोहार, शिवा जोहार, भूल जोहार।